नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सी अभिषेक शर्मा में। और आज एक बहुत इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। बहुत सारे सब्सक्राइबर स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ आप अपलोड कीजिएगा। तो आज आपके सामने मैं इसी चीज़ को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम। दोस्तों, जो आज का टॉपिक आज का जो टॉपिक है AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ एंट्री, इसको मैंने 5 तरह की टॉपिक्स में डिवाइड करा है। जिसमें पहला है इंट्रोडक्शन। इसमें हम सीखेंगे कि क्या इन्वेंट्रीज होती हैं, डेफिनेशन क्या कहती है एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। दैन स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी मीन्स वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 एप्लीकेबल नहीं होता। देन कैसे हम किसी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं, क्या मेथड हम यूज़ करते हैं, क्या क्राइटेरिया हमारा होता है, और उसके बाद क्या क्या डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स हैं एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। अगर आप किसी एंटरप्राइजेस का या आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं उस केस में। तो इन सभी टॉपिकों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड से। टॉपिक नंबर 1 में दोस्तों हम यहाँ इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इन्वेंट्रीज़ को जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में डेफिनेशन दी गई है, उसके लिए 3 क्राइटेरिया हैं। पहला, कोई भी ऐसा आइटम किसी एंटरप्राइज में जो कि रीसेल पर्पस से यूज़ रखा हुआ है, जो इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जिसको सेल किया जाना है। जैसे मोस्टली हमारे बिजनेस होते हैं होलसेल के और रिटेल के। फिर एक हमारे आते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ है जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं। उस केस में 3 तरह के आइटम्स हमारे पास होते हैं। पहला रॉ मटेरियल, ठीक है। देन इंटरमीडिएट गुड्स, या आपको उनको वर्क इन प्रोग्रेस गुड्स कह सकते हैं। और तीसरा होता है फिनिश गुड्स। 3 तरह के ये हमें आइटम वहाँ मिलेंगे जो इन्वेंट्री के लिए एज ए इन्वेंट्री कंसिडर किए जाएंगे। अच्छा, कुछ हो ऐसे कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं जब हम कोई सर्विस देते हैं। आजकल सर्विस सेक्टर में बहुत सारी सर्विस दी जाती है, जैसे हाईवे में इंजीनियरिंग सर्विस दी जाती है, तो कुछ कंज्यूमेबल्स यूज़ किए जाते हैं। तो वो भी एज ए इन्वेंट्री ही यूज़ की जाएंगे जब आप उस सर्विस रिलेटेड एंटिटीज़ के आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, वो ये था कि सबसे पहले जब भी आप किसी आइटम का वैल्यूएशन करोगे तो क्या मेथड आप फॉलो करोगे। आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर आइटम आ रहा है, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू आपको निकालनी है किसी बाय प्रोडक्ट की, तो आप कैसे उसको करेंगे, क्या कैलकुलेशन होना चाहिए, कौन सा मेथड आप यूज़ करोगे, ठीक है। और किस टाइप की इन्वेंट्री को आप, किस टाइप के आइटम को आप इन्वेंट्री कंसिडर करोगे, किसको आप एज ए फिक्स एसेट्स आप यूज़ करोगे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है जब हम किसी वैल्यूएशन करते हैं इन्वेंट्री का। टॉपिक नंबर 2, स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कब किन किन आइटम्स पर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है वो एप्लीकेबल होता है। तो बेसिकली यहाँ पे 5 क्राइटेरिया दिए गए हैं। जैसे कोई भी मटेरियल है जो वर्क इन प्रोग्रेस कंडीशंस में है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में या सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में, उस पर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 एप्लीकेबल नहीं होता। अब जैसे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कैसे है, जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग सर्विस से रिलेटेड है, बहुत सारे कंज्यूमेबल्स यूज़ होते हैं, उनका जो वैल्यूएशन होगा वो डिफरेंट तरीके से होगा, ना कि एज़ पर AS2। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग से एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। उस केस में भी जो वहाँ ट्रीटमेंट दिया गया है उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे, वहाँ हम उसको यूज़ करेंगे। शेयर, डिबेंचर, अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगर वो स्टॉक एंड ट्रेड में है, उनका भी वैल्यूएशन एज़ पर इंड AS AS2 नहीं होगा। मोस्टली ये जो हैं ब्रोकर्स के पास जो रहते हैं, जो डेली का सेल परचेज करते हैं, उनके केस में है। देखिए इसमें चौथे पॉइंट में, जैसे मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चर है, लाइफ स्टॉक है, फूड प्रोडक्ट्स है या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, उनके केस में ये जो मेजरमेंट किया जाता है ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे किए जाते हैं। सेम ही केस है मिनरल्स और मिनरल प्रोडक्ट्स में, इन केस ऑफ प्रोड्यूसर, ठीक है, ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर ये किए जाते हैं। और सपोज कीजिए कोई बंदा है जो सेल परचेज करता है, केवल ख़रीदता है और बेचता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया या मिनरल प्रोडक्ट्स हो गया, ही इज़ नॉट ए प्रोड्यूसर, तो उसके केस में नॉर्मल कॉस्ट और रियलाइजेबल विच एवर इज़ लोअर, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। टॉपिक नंबर 3, मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज। कैसे आप किसी भी इन्वेंट्री की वैल्यू को डिटरमाइन करोगे।
तो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे मान लीजिए पहले तो कॉस्ट। एक्चुअली बेसिक फार्मूला ये है कि इन्वेंट्री की जो वैल्यूएशन होती है वो एट द लोअर ऑफ द कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कि जो नेट रिजल्ट वैल्यू होगी और जो आपकी कॉस्ट होगी, उन दोनों अमाउंट में जोन से भी कम होगी, उस वैल्यू को आप अपने अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप शो करोगे। ठीक है। अब कॉस्ट को कैसे हम कैलकुलेट करें, नेट रिजल्ट को हम कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए अब हम टॉपिक नंबर 3 में सबसे पहले कॉस्ट को डिटरमाइन करेंगे। तो कॉस्ट जो है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी है, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट। सो कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या हुआ, आपने कोई रॉ मटेरियल ख़रीदा, उस पर आपने कोई ड्यूटी दी, उस पर आपने कोई टैक्स दिया, वो टैक्स जो कि रिफंडेबल नहीं है, जैसे जिस पर हम इनपुट क्रेडिट नहीं हमें मिलेगा, उन चीज़ को हम ऐड करेंगे। उस माल को लोकेशन तक लाने में जो खर्चा हुआ वो सब हम ऐड करेंगे। पर अगर उसमें किसी तरह का हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है, किसी तरह की रिपेड मिली है, या हमें किसी तरह इनपुट क्रेडिट मिला है, तो उस पार्ट को हम डिडक्ट कर देंगे। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में अब मान लीजिए उस केस में हो गया आपका वर्क इन प्रोग्रेस में हो गया, या फिनिश गुड्स के केस में कैसे उसकी वैल्यू करें, तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन किसी भी माल रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में फिनिश प्रोडक्ट गुड्स में क्या क्या खर्चा आता है। लेबर आ जाती है, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है, हमारी फिक्स कॉस्ट आ जाती है, वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है। तो उन सब का जो भी खर्चा आता है इन सबको मिला के वो होती है हमारी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करने के लिए, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो कॉस्ट आती है हमारी। और अदर कॉस्ट होती हैं, बहुत से ऐसे आइटम्स होती हैं जो अदर कॉस्ट में होते हैं, जैसे हमारी एक डिज़ाइन कॉस्ट, यानी कि किसी भी माल को बनाने से पहले उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना। जैसे रेलवे में जो कोचेज़ बनते हैं सबसे पहले उसके डिज़ाइन बनाए जाते हैं, उसके बाद ही वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाती है। दैट इज़ द पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, क्योंकि जब कोच बन के आएगा तो वो डिज़ाइन कॉस्ट भी तो उसका पार्ट बनेगी ना, ऐसे। तो ये था कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। स्लाइड नंबर 3.1 में मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करी है कि क्या होती है कन्वर्जन कॉस्ट के कंपोनेंट्स। सबसे पहले प्राइम कॉस्ट, जिसमें हमारा डायरेक्ट रॉ मटेरियल आता है, देन लेबर आती है, और कोई भी एक्सपेंसेस आता है। बेसिकली फैक्ट्री से रिलेटेड हो गया, अगर फैक्ट्री की बिजली हो गई, वेजेस हो गई, फ्रेट इनवार्ड हो गई, उससे रिलेटेड। फिर हमारे पास आगे ओवरहेड्स आते हैं जो कि 2 चीज़ों में डिवाइड होते हैं। एक होता है हमारा फिक्स्ड ओवरहेड, एक होता है हमारा वेरिएबल ओवरहेड। ओके। वेरिएबल ओवरहेड जो है वो जो बेसिकली पर यूनिट बेस पे कैलकुलेट किया जाता है कि एक यूनिट को बनाने में हमें कितना खर्चा आ रहा है, ये उससे रिलेटेड होता है, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ। ठीक है। पर जो फिक्स ओवरहेड होता है ये बेसिकली चाहे आप कम प्रोडक्शन कीजिएगा चाहे आप ज़्यादा प्रोडक्शन कीजिएगा, ये कांस्टेंट रहते हैं, इनमें कोई चेंज तो होता नहीं है। तो अगर हम इस अप एंड डाउन्स को, इस फ्लक्चुएशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक ट्रिगर लेते हैं जो होती है नॉर्मल कैपेसिटी क्या है उस प्लांट की, उसको बेस मानकर हम उसके को एलोकेशन कर देते हैं फिक्स एसेट्स का पर्टिकुलर इन्वेंट्री के लिए। ठीक है। अगर आपका मान लीजिए जॉइंट प्रोडक्ट है, यानी कि आप 2 मेन प्रोडक्ट एक रॉ मटेरियल से 2 मेन प्रोडक्ट निकल रहे हैं, तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा। ठीक है। और अगर आपके जॉइंट प्रोडक्ट हैं, तो उसमें जॉइंट में मैंने बताई दी आपको। अगर मान लीजिए बाय प्रोडक्ट है, तो बाय प्रोडक्ट का तो ये होता है कि आप बाय प्रोडक्ट की जो भी वैल्यू पर वो बिक सकता है मार्केट में, बेसिकली कॉस्ट से लो ही बिकते हैं, क्योंकि उनका कोई यूज़ तो यानी मेन प्रोडक्ट का पार्ट तो बनते नहीं है, तो इसलिए उसको NRV पे हम कंसिडर करते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे। पर अगर जॉइंट प्रोडक्ट जो होता है उसका जो एलोकेशन होता है कॉस्ट का, वो आप उसके रिलेटिव सेल्स जो हैं उनके बेस पर हम उसको बाइफरकेट कर देते हैं दोनों प्रोडक्ट्स की वैल्यू को। एक बहुत अच्छा चार्ट हमने बनाया है यहाँ पे। मेजरमेंट में ही हमारा 3.2 एक सेक्शन है जिसमें हमने ये समझाने की कोशिश करी है कि कौन कौन से ऐसी कॉस्ट हैं जो इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनती। जैसे एबनॉर्मल कोई आइटम सेल परचेज हुआ है, एबनॉर्मल कॉस्ट कोई आ गई जो ओकेजनली कभी कभी हो सकती है, नॉट रेगुलर। एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ लेबर हो गई। ठीक है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, इन सबको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, ये आपकी उसका पार्ट नहीं बनेगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो है आपका इंटरेस्ट एंड बोरिंग कॉस्ट, यानी कि कोई भी ऐसी आपने लोन लिया है, हम एक पर्टिकुलर इन्वेंट्री पे तो लेते नहीं, पर ओवरऑल पर्सपेक्टिव से लेते हैं कि हमें कोई गुड्स बनाना है, फैक्ट्री को इम्प्लीमेंट फाइनेंसिंग के लिए हमें कुछ लोन लेना है, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस हमने करवाया है, तो उस केस में हम उसको इग्नोर करते हैं, ये फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट बन जाता है हमारा। चलिए दोस्तों, टॉपिक नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेथड वैल्यूएशन के एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 एप्लीकेबल होते हैं।
तो यहाँ पे मैंने बेसिकली 4 मेथड यहाँ आपको शो करे हैं, जिसमें पहला है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कॉस्ट मेथड। इसमें होता क्या है, बेसिकली जब आपके पास कोई ऐसा आइटम होता है जो कि नॉन इंटरचेंजेबल हो, यानी कि जिसका यूज़ एक लोकेशन से हट के दूसरी लोकेशन पर या दूसरी तरह के आइटम्स में नहीं यूज़ किया जा सकता हो, उस केस में उसके लिए जो भी उसकी रियल एक्चुअल कॉस्ट होगी उसी को ही बेस मान के उसका वैल्यूएशन किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व हैं और वहाँ पे जो एक्सकेलेटर या लिफ्ट आपके यहाँ यूज़ की जाती है, आप ख़रीदते हैं, तो वो कहीं और किसी आइटम में तो यूज़ हो नहीं सकती, दीवार तो बन नहीं सकती उसकी, ठीक है ना। तो उस केस में जो भी उसकी एक्चुअल कॉस्ट होगी उसी को ही हम फॉलो करेंगे। पर अगर मान लीजिए सीमेंट है या आपका कोई रेत उस पर यूज़ हो रही है, तो उस केस में आप उसकी वैल्यूएशन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे आप कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या है कि पहले जो भी माल आया सबसे पहले वो कंजम्पशन के लिए जाएगा, उसके बाद जो बचा उसके जो रेट होगा उसके हिसाब से आप उसको वैल्यू करोगे। वेटेड एवरेज में ये होता है कि पहले मान लीजिए आपकी 10 क्वांटिटी आई 2 रुपये के हिसाब से, 10 में से हमने 5 क्वांटिटी यूज़ कर ली, 2 रुपये के हिसाब से चली गई, 5 क्वांटिटी बची 2 रुपये के हिसाब से, 10 रुपये क्लोजिंग प्राइस। उसके बाद आपने 3 और ख़रीद ली, 2 रुपये 3 खरीद ली 3 रुपये के हिसाब से, टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई 5 क्वांटिटी, पर वैल्यू क्या होगी, वैल्यू डिफरेंट हो गई, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 और 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, तो उस केस में अब आपकी जो वैल्यू बनेगी वो आप ऐसे कर लीजिएगा कि जो भी 10 रुपये ऊपर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 वो और 9 वो 19, 19 डिवाइड बाई 5, तो उसकी वैल्यू कुछ फ्रैक्शंस में आ जाएगी। रिटेल मेथड में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास लार्ज, आप बहुत बड़े बिग बाज़ार टाइप के एक बिग बाज़ार टाइप के एक रिटेल शोरूम में रहे, वहाँ मल्टीपल कमोडिटीज़ होती हैं, बहुत सारी कोई स्टॉक्स होते हैं, मल्टीपल वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो भी उसका जो सेल प्राइस होता है उसमें से हम उसका एक पर्टिकुलर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो हटा लेते हैं, जो बचता है वो उसकी कॉस्ट होती है, फिर उसकी हम वैल्यूएशन कर देते हैं। तो ये टाइम भी सेव करता है और आप कॉस्ट के अगर निकालने लगे तो आपको फिर उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे मेथड हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज के। टॉपिक नंबर 4.1 यहाँ पे हम डिस्कस करें, पहले अभी पिछली स्लाइड्स पे हमने डिस्कस करा कॉस्ट के बारे में, यहाँ हम डिस्कस करेंगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू के बारे में। तो बेसिकली होगी किस पे, जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि बाय प्रोडक्ट्स पर बेसिकली नेट रियलाइजेबल वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, लाइफ स्टॉक्स हो गए या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गए, वो भी नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर ही कैलकुलेट की जाती हैं, या जो वेल प्रैक्टिस है उस इंडस्ट्री से रिलेटेड उसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू, क्योंकि फार्मूला वैल्यूएशन इन्वेंट्री का फार्मूला यही है कि कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री शुड बी लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, अब समझते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर किसी प्रोडक्ट को अगर आप बेच रहे हैं तुरंत, तो आप उसे कितना अमाउंट आप इससे रिकवर कर सकते हैं, और उसको बेचने में जो खर्च आता है अगर आप उसको हटा दें तो आपके पास जो बचा वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती है। तो मैंने यहाँ वही एक्सप्लेन करा है कि एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सेल। ठीक है, अब कुछ इसके कॉम्बिनेशंस हैं, वो क्या क्या हैं। पहली बात तो ये है कि जो भी आप सेलिंग प्राइस को एस्टिमेट लगा रहे हो उसका आपके पास एविडेंस होना चाहिए, आपने क्या बेस लिया बैलेंस शीट डेट पर। ठीक है, उसके बाद सेम चीज़ कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, किसी उस प्रोडक्ट को, बाय प्रोडक्ट को या जो भी प्रोडक्ट है उसको सेल करने के लिए आपको कितना खर्चा आया, उसका जो एस्टिमेशन है वो भी आपके पास प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। और जो नेट रिजल्ट वैल्यू है वो हर बैलेंस शीट डेट पर एक बार एक रिव्यू की जाएगी, जो भी आपके पास इन्वेंट्री बची हुई है उस टाइम के लिए। ठीक है, तीसरी चीज़ इसमें ये है कि जो नेट रिजल्ट वैल्यू की मटेरियल है या अदर प्रोडक्ट है जो कि यूज़ किया गया है किसी फिनिश प्रोडक्ट्स को बनाने में, तो उस केस में दो कंडीशंस हैं। क्या, अगर मान लीजिए किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो कॉस्ट से ऊपर उसको बेचा गया है, उसको डेफिनेटली कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लेते हैं तो हमारा प्राइस निकल के आता है सेलिंग प्राइस। उस केस में जो रॉ मटेरियल और अदर प्रोडक्ट की जो NRV होगी वो हमेशा कॉस्ट से अबव ही होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें ये है कि अगर फिर इसको बिलो द कॉस्ट आप बेचोगे तो रिप्लेसमेंट प्राइस जो होगा रॉ मटेरियल का और अदर प्रोडक्ट का, आप उसको कंसिडर करोगे। तो ये मेथड्स हैं नेट रिजल्ट वैल्यू के, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़, मेथड्स हमारे हो गए, कॉस्ट हमने डिस्कस कर ली, वैल्यू कैसे करते हैं, कॉस्टिंग कैसे करते हैं, रिजल्ट वैल्यू कैसे हम निकालते हैं, सब डिस्कस कर चुके हैं।
अब कुछ कॉमन टॉपिक्स के हम बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, किसी भी आइटम इन्वेंट्री जो भी आपके पास हो, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की हो, डिफरेंट आइटम्स की हो, आइटम बाय आइटम आप उसकी वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी ऐसी इन्वेंट्री है जो बिलो कॉस्ट सोल्ड की जा रही है, बेसिकली बाय प्रोडक्ट जैसे होते हैं, तो उन पे जो भी कोई लॉस होता है आप उसे इमीडिएटली पीएनएल में बुक करोगे। ठीक है, किसी तरह का रिवर्सल होगा रिटर्न डाउन में, वो भी आप उसको एक्सपेंसेस ही कंसिडर करोगे ये अपने पीएनएल में। ठीक है, कोई भी ऐसी क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्रीज अगर मैं कहूँ तो यहाँ मैंने कुछ दे रखे हैं एग्जांपल, जैसे ट्रेडर आइटम, रिटेल, होलसेल, रॉ मटेरियल, लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स ऑफ मशीनरीज के होते हैं जो डेली बेसिस पर चेंज किए जाते हैं। ठीक है, उससे किसी इकोनॉमिक लाइफ, तो ये ध्यान रहे कि अगर उसकी इकोनॉमिक लाइफ बढ़ती है किसी फिक्स एसेट्स की, ठीक है, फॉर लॉन्ग टर्म, तो वो पार्ट ऑफ फिक्स एसेट्स बनेगा, अदरवाइज वो जनरल टूल्स ही हैं फिर। ठीक है, देन फिनिश्ड गुड्स और हमारे वर्क इन प्रोग्रेस इन केस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, ओनली वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये कुछ कॉमन आइटम्स थे जो हमें याद रखने चाहिए। और इसके बाद एक लास्ट में डिस्क्लोजर क्या क्या होने चाहिए। तो डिस्क्लोजर यही कहते हैं क्या अकाउंटिंग पॉलिसी आपने फॉलो करी वैल्यूएशन इन्वेंटरीज में, कि कॉस्ट हमने कैसे कॉस्ट को डिटरमाइन करा, वो मेथड्स कैसे आपने नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट करी, वो मेथड हमें फॉलो करने चाहिए। क्लासिफिकेशन वाइज हमें डिस्क्लोजर देना चाहिए, रॉ मटेरियल का अलग, लूज टूल्स के अलग वैल्यू, आपकी स्टोर्स एंड सर्वर की अलग वैल्यू, ये सब चीज़ें अलग अलग आपको देनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच गाइज़, मुझे आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ मैं आपके साथ फिर मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं दोबारा।